आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी नॉलेज को बांटने की कोशिश कर रहा हूं। यदि किसी प्रकार की इसमें त्रुटि होती है तो सभी महानुभावों से क्षमा चाहूँगा। मुझे आप सबका सहयोग चाहिए और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करने की कोशिश करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान, मुझे लगा कि संविधान का अध्ययन बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संविधान के बारे में जानकारी पहुँचे, समझें कि देश किस आधार पर चलता है। देश संविधान पर चलता है और हमें संविधान में क्या क्या शक्ति दी गई हैं, हम उन शक्तियों को किस तरह से हासिल कर सकते हैं, हमें बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें जानना। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपना 100% आप तक पहुँचा सकूँ। फिर भी किसी तरह की मिस्टेक होती है तो क्षमा चाहूँगा। इसके लिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के विकास के सबसे इतिहास विस्तार से पढ़ेंगे। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। जब अंग्रेजों के अंडर में बंगाल आ गया तो अंग्रेजों की और पावर बढ़ती गई। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। वे क्या हैं? निम्नलिखित हैं, इसको जानते हैं। 1770 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषताएं जानते हैं, विशेषताओं के बारे में। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बहुत ज़रूरी है इसको थोड़ा डिटेल में समझने की, इसलिए हम सबसे पहले पूरा विस्तार से जानेंगे। फिर इसके बाद हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे तो सारी की सारी समस्या दूर होती चली जाएंगी। सिर्फ आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, बहुत कुछ ज्ञान आपको मिलेगा। इसकी तो शुरुआत हो रही है। आगे देखिए, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। सबसे पहले प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप टिक कीजिएगा। क्वेश्चन अब बनेगा तो पूछा जाएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। अगला, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पूछा जा सकता है, सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिए। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, कलकत्ता में की गई। कब की गई, 1774 ईस्वी में की गई। जी किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा की गई, सबसे पहले कलकत्ता में, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, टोटल 4 न्यायाधीश थे। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, कहाँ की गई, कलकत्ता में की गई। उस समय कितने न्यायाधीश थे, 4 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे, 4 थे, एक मुख्य था, 3 उप थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश पर एलिजाह एम्फे थे। एनी और 3 कौन थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। इसको पॉइंट को नोट किया जाए, इस पॉइंट को नोट किया जाए। अंग्रेज भी चाहते थे कि जो शासन चले एक बहुत सिस्टम से बहुत अच्छी तरीके से चले, परंतु अब क्या हो रहा है, रिश्वतखोरी ऊंचाइयां छू रही है। बहुत बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा है। जबकि अंग्रेज क्या चाहते थे, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। क्या कर दिया, रिश्वत लेना क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। रिश्वत लेना क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिश्वत नहीं चलती थी अंग्रेजों के ज़माने में। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। आगे देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया, यानी कि कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आया। कब आया, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया है। एक अधिकार जो एक पक्ष में थे उसको अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। कुछ सीमाओं के अधीन
सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया। सभी जो भी ब्रिटिश के नागरिक चाहे व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। 1813 से पहले इस ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिली। इस क्वेश्चन को थोड़ा पॉइंट किया जाए, इसको टॉपिक को इसको पॉइंट किया जाए, इसको नोट किया जाए, इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन को नोट किया जाए। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? चार्टर अधिनियम जो आया, इस अधिनियम की विशेषता, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारी अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चार्टर अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत कहा जाने लगा? चार्टर अधिनियम के तहत पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, फिर इसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चार्टर अधिनियम के तहत आगे देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके बाद बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। यहाँ बम्बई और मद्रास जो आ रहा है, जो पहले के नाम थे अब चेंज कर दिए गए हैं। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करना है, इसको नोट किया जाए। पहले क्या होता था, अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले दास रखा करते थे, यानी कि गुलाम। लोगों को ख़रीदा जाता था, लोगों को ख़रीद कर गुलाम बना लिया जाता था, उससे गुलामी कराई जाती थी, दास रखा जाता था, उससे सेवा कराई जाती थी, हर कार्य कराए जाते थे। तो अंग्रेज़ों ने इनके विरुद्ध कानून पास किया, बोले यह सही नहीं है, इसको हटाया जाए। दास प्रथा को समाप्त किया अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। बहुत अच्छा। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए कंपनी का, यदि कंपनी में आप नौकरी करना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति को धर्म और जन्म, कहाँ जन्म हुआ है, किस धर्म से है, किस मूल वंश से, क्या रंग रूप है, इन सब से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। गवर्नर जनरल परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करने हेतु गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों के वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी?
भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत का जो भी शासन जो है कंपनी भी कर रही है और ब्रिटिश के राजा कर रहे हैं, क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था भी की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा, 7 सदस्य कंपनियों के निदेश मंडल द्वारा चुने गए। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक सदस्य के रूप में भारत के राजस्व सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य विषय में हो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। अब क्या कर दिया है? वायसराय कर दिया है। पहले क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था, फिर इसके बाद क्या कर दिया है? वायसराय कर दिया गया है। किस एक्ट के तहत किया गया इसको समझिए। 1853 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट अधिनियम आया उसके तहत वायसराय कर दिया है। 18 कर दिया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय हुए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको पॉइंट किया जाए, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट किया जाए, ये क्वेश्चन बनने की चांस बनते हैं। इसमें प्रथम गवर्नर जनरल अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन बन सकता है कि अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आगे 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। नोट 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग में 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधानसभा परिषद में मनोनीत किया। 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको नोट किया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? 1 जनवरी 1884 को कंपनी को भंग कर दिया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6 सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की श्रमाग्रही घोषित किया गया।
1892 ईस्वी का भारत परीक्षा अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1890 ईस्वी का भारत परीक्षा अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना लगा। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको नोट किया जाए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1990 ईस्वी में लॉर्ड मॉले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। 1990 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया: आरक्षित तथा हस्तांतरित या आंतरिक। आरक्षित विषय वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तोल या माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। नोट: आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को
1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग था। जो केंद्र का बजट था राज्यों के बजट से अलग था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। कुछ विषयों से संबंधित विधायकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने, सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दें, तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बन सकता था, जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। नॉट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1990 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार कब मिला? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट किया जाए। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 ईस्वी को मिला। तो भारत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहा है। कौन था? लॉर्ड जॉर्ज था। कौन था? लॉर्ड जॉर्ज था। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, इसको भी नोट किया जाए। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों को उन 10 रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए एक ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुईं और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने को अवसर नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया।
इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी। यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विशेष थे: पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों के विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विशेष थे: दंड विधि प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विच्छेदन आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन कर रखते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरों की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात को उद्घोषणा की जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। दो प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बनाना शक्ति थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। संघीय न्यायालय व्यवस्था, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतीय तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय में संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारतीय परिषद का अंत, इस अधिनियम के द्वारा भारत का परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बराबर को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने मताधिकार पर विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। 2 अधिराज्यों की स्थापना 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी।
भारतीय मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट को नोट किया जाए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा, जो भारत की संविधान सभा बनाई गई, जब तक वह नया संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक जो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा जो अंग्रेजों ने शासन बनाया था उसके अनुसार ही शासन होगा। जो 1935 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था, संविधान बनाया था, उसके अनुसार ही काम होगा, उसके अनुसार ही शासन चलेगा। फिर इस पॉइंट को आपने नोट किया होगा, इसको बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे इस पॉइंट को पूरा नोट करना है क्योंकि इसमें बताया गया है जब तक आप नया संविधान नहीं बना लेंगे तब तक जो कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था उसी के अनुसार कानून चलेगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की सूचना प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्व बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। नोट: सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने की पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट किया जाए। इसको सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को छोड़कर। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, फिर आगे अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ से हमारे भारतीय संविधान की शुरुआत होगी। अभी तो आपने सारी चीज़ें इसके बारे में अध्ययन किया है, अंग्रेज़ों शासन किस तरह से चलाया, कैसा क्या है। अब हमारा जो संविधान बनेगा उसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। आज के लिए इतना ही।